A very good morning to all of you. I am Satish Mangal, Assistant Professor of Geography from Government PG College for Women, Rohtak. Today we will discuss the topic of climatology. Which comes under the unit second of MA previous year, such that humidity and form of condensation, जिसको हम आर्द्रता और संघनन का रूप कहते हैं हिंदी में। देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ वाटर, पानी की अवस्थाएं। हम सभी को पता है कि पानी की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब ये तीनों जिस तरह से संबंधित होती हैं उनके लिए हमने कुछ स्पेशल टर्म का यूज करते हैं। जब सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इसी प्रकार जब गैस से सॉलिड का कन्वर्जन होता है तो वो प्रोसेस भी सब्लिमेशन कहलाता है। देन गैस जब लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर वेपर जो हैं वो तरल अवस्था में आते हैं तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब लिक्विड यानी जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसको एवापोरेशन कहते हैं। इसी प्रकार सॉलिड यानी ठोस बर्फ, आप यहाँ मान के चल सकते हैं, बर्फ जब जल यानी लिक्विड फॉर्म में आएगी तो वो मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू होती है, और लिक्विड जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको हम फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो जल की अवस्थाएं हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, वो आपस में किस तरह से संबंधित होती हैं। चलिए अब देखते हैं आर्द्रता, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता का अर्थ होता है कि वायु में मौजूद जल वाष्पों की मात्रा, जिसको क्या कहते हैं, हम आर्द्रता कहते हैं। अब किसी भी वायु में कितनी मात्रा होगी जल वाष्पों की, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। उस वायु के तापमान और दबाव यानी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम गणितीय रूप में इसको देखें तो जो ह्यूमिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ एयर के, यानी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ेगा यानी वायु गर्म होगी, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी यानी उसकी जो है जलवाष्प धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो अब बात करेंगे कि जो ये आर्द्रता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम कितने तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित करने के तीन तरीके होते हैं। आर्द्रता को प्रदर्शित करने के अलग अलग प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जिसको हम हिंदी में पूर्ण आर्द्रता बोलते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी प्रदर्शित करती है कि वेट जो वाटर वेपर हैं उनका वेट पर वॉल्यूम ऑफ एयर। गणितीय रूप में देखें इसको, मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है जिसकी डायमेंशन जो है 1 मीटर, आप ये देखने लग रहे होंगे, बाई 1 मीटर और 1 मीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी हमने बराबर ली है। जो डॉट हैं ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वाटर वेपर के। इसमें क्या करेंगे हम कि जो इतने डॉट्स हैं उनका वेट मेजर करेंगे और उसको जो ये क्यूब का वॉल्यूम है यानी 1 मीटर क्यूब है, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो वायु है उसका आयतन तापमान और दबाव के साथ घटता बढ़ता है, आप ये देखिएगा, तो इससे क्या होगा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बदलेगी। जैसे ही तापमान बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जो ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें चेंजमेंट कंटिन्यू रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे जैसे तापमान और वायुदाब में परिवर्तन होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा तरीका देखते हैं। सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी प्रदर्शित करती है वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वेट ऑफ एयर, यानी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में एयर वॉल्यूम में हमने लिया था, यहाँ जो वायु है उसका वेट काउंट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ वेट काउंट किया है तो इससे क्या होगा कि जो तापमान और वायु दाब है उसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ये चेंज नहीं होती है विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिएगा, लास्ट वन जो है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये आर्द्रता को प्रदर्शित करने का जो तीसरा प्रकार है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मोस्टली यूज्ड जो मेथड है आज के टाइम पे, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही मानते हैं। और ये जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये प्रदर्शित करती है रेशियो ऑफ वाटर वेपर इन द एयर टू द कैपेसिटी ऑफ एयर होल्डिंग वाटर एट दैट टेम्परेचर, और इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी दर्शाती है कि किसी वायु में जलवाष्पों का वजन कितना है, और उसी वायु में जिस तापमान पर हम जलवाष्पों का वजन मेजर करने लग रहे हैं, मापने लग रहे हैं, उसी तापमान पर उस वायु की जलवाष्प धारण करने की मैक्सिमम क्षमता क्या है, और इस प्रकार हम इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो यूनिट फ्री टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। तो इससे होगा क्या कि जो तापमान है या वायु दाब है उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो सापेक्ष आर्द्रता है ये सबसे अच्छा तरीका है ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित करने में। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे जो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ती है सैचुरेशन पॉइंट नजदीक आता है, और जब आर्द्रता 100% हो जाती है तो उस पॉइंट को या उस अवस्था को हम कहते हैं कि जो वायु है अब कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गई है, और ये जो जिस पॉइंट पे सैचुरेशन हुआ है उसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, कंसेप्ट है, वो है कंडेंसेशन, जिसको हम संघनन बोलते हैं। कंडेंसेशन का अर्थ होता है कि जब जो स्टेट ऑफ वाटर है यानी गैस फॉर्म से जब वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस अवस्था को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। आपने जो है गर्मियों के दिनों में आइस डाल के देखा होगा किसी भी बीकर में, बर्तन में, गिलास में, जैसे हमने यहाँ दिखाया है, और आप देखते हो कि उसके चारों तरफ जो है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी वायु में मौजूद जो जलवाष्प हैं जो गैस की अवस्था में थे इस सरफेस से जब टकराते हैं तो इस सरफेस के तापमान में कमी के कारण वो जो जलवाष्प हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। कंडेंसेशन जो है वो अलग अलग रूपों में हो सकता है। पहली जो अवस्था होती है उसको हम ड्यू बोलते हैं। कंडेंसेशन ड्यू की फॉर्म में हो सकता है, फ्रोस्ट, देन मिस्ट, फॉग एंड फाइनली क्लाउड। ये सारी की सारी कंडेंसेशन के रूप हैं, यानी ये फॉर्म है। ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड करते हैं कि कंडेंसेशन कहां होने लग रहा है और किस अवस्था में हो रहा है। फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, जिसमें पहला आता है ड्यू, जिसको हम हिंदी में ओस बोलते हैं। ड्यू का अर्थ है जब जो वाटर वेपर है यानी जो गैसीय अवस्था है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में, तो उस अवस्था को गैस कहते हैं। देखते हैं कि होता कैसे है। सपोज कीजिए हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का टेम्परेचर इसके जो अबो एयर है उसके टेम्परेचर से काफी कम है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि वायु में जो जलवाष्प हैं जो गैसीय अवस्था में हैं, जैसे ये जलवाष्प इस सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो तापमान कम होने के कारण ये बूंद के रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में यहां जमा हो जाएंगे, और सरफेस पर इस तरह की लिक्विड फॉर्म का मिलना ही ओस कहलाता है। दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट में क्या होता है कि जब ये जो जलवाष्प हैं ये लिक्विड फॉर्म में जमा ना होके
डायरेक्ट बर्फ के रूप में जमा हो जाएं तो इस अवस्था को हम फ्रोस्ट कहते हैं। अब जो ये बर्फ है, या हम ये कहें कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे जाएगा, अगर जो सरफेस है उसका तापमान अत्यधिक कम हो, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस अवस्था में जो वायु के अंदर जल वाष्प हैं वो सरफेस पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नियर बाई सरफेस है उसके ऊपर बारिश की बूंदों या पानी के रूप में जमा ना होकर बर्फ के रूप में जमा होते हैं और ये फ्रोस्ट कहलाता है। इसके बाद जो फॉर्म आती है कंडेंसेशन की उसको हम मिस्ट कहते हैं। मिस्ट जो है कंडेंसेशन वो नियर द सरफेस ऑक्यूर होती है, ना कि सरफेस के ऊपर। आप ये मान के चलिए कि इससे पहले वाली जो दो अवस्थाएं देखी ये कंप्लीट सरफेस के ऊपर यहां हमको दिखाई दी। अब जो मिस्ट है ये सरफेस से थोड़ा ऊपर होगी। मिस्ट में क्या होता है कि जो कंडेंसेशन है वो इस अवस्था में होता है कि जिसमें विजिबिलिटी है, जो दृश्यता है, देखने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। आप धुंध की अवस्था को देख सकते हो जिस तरह से, और ये जो अवस्था है ये 1 से 2 किलोमीटर के बीच में रह जाती है। आप सभी ने सर्दियों में इस तरह की कंडेंसेशन को जरूर देखा होगा, खासकर नॉर्थ इंडिया में ये चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद फोग। जनरली फोग और मिस्ट जो है हम एक ही श्रेणी में डालते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के लिहाज से ये दोनों अलग अलग हैं। जब कंडेंसेशन इतना सघन हो कि उसमें जो विजिबिलिटी है 1 किलोमीटर से भी कम रह जाए, तो उस अवस्था को हम फोग बोलते हैं। इससे पहले आपने देखा कि मिस्ट में जो विजिबिलिटी थी वो 1 से 2 किलोमीटर के बीच थी, लेकिन फोग में जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से कम होती है। कई केसेज में ऐसा होता है कि जो स्मोक यानी जो धुआं है वो फोग के साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें स्मोग का निर्माण होता है। स्मोग का अर्थ है जहां स्मोक और फोग दोनों मिले हुए हों, और ऐसा होने से जो विजिबिलिटी है वो अत्यधिक कम हो जाती है। आप देखिएगा जैसे हमने दिखाया हाईलाइट करके कि 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आता है हेज। हेज में क्या होता है कि विजिबिलिटी जो है वो 2 से 5 किलोमीटर के बीच में होती है। तो आप ये देखने लग रहे हो कि जो विजिबिलिटी है वो हमने एक बेस लिया है फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन की रिमेनिंग जो फॉर्म है या स्ट्रक्चर है उनको प्रदर्शित करने के लिए। देन राइम। राइम एक ऐसी अवस्था है जब जो कंडेंसेशन है वो किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट पे हो। सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई लीफ है, और इसके एज यानी इस अक्ष पर यहां कंडेंसेशन होता है, तो उसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, राइम बोलते हैं। वर्टिकल एजिज पे जो कंडेंसेशन होगा या संघनन होगा उसको राइम बोलते हैं। चलिएगा, अब कुछ अपनी जो स्लाइड्स हैं उनके आधार पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन फर्स्ट हमने लिया है कि कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज नोन एज। आप बताइएगा सोच के कि क्या होगा, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेक्शन। तो हमने अच्छे से जान लिया ये कि जो कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। When temperature of air increases, then moisture holding capacity of air also। जैसे जैसे तापमान, किसी वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, इंक्रीज बढ़ती है, घटती है, डू नॉट चेंज, कोई बदलाव नहीं होता, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो ए है, इंक्रीज, बढ़ेगी, तापमान बढ़ने से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम रिवाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां स्टेटमेंट 1 में लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर,
जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहती है इट इज ए स्टैंडर्ड मेथड टू एक्सप्रेस ह्यूमिडिटी। थर्ड स्टेटमेंट कहती है इट चेंजेज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2 is true but 3 is false, only 2 is true, only 3 is true, last one is all are the true। जो इसका सही आंसर है वो है ओनली 3 इज ट्रू, क्योंकि हमको पता है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर नहीं होता है, यहाँ क्या होता है वेट ऑफ वाटर वेपर होता है जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। दूसरा, इट इज ए स्टैंडर्ड मेथड टू एक्सप्रेस ह्यूमिडिटी। हमको पता है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो तापमान और वायुदाब में बदलाव के साथ बदलती रहती है, तो ये स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता। तो यहाँ आप स्टैंडर्ड मेथड इसको नहीं कह सकते, ये क्रॉस हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ठीक है। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। संघनन की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं या प्रकार हैं? मिस्ट, क्लाउड, ड्यू। ए ओनली 1, बी 1 and 2, सॉरी 1 and 3, सी ओनली 2, डी ऑल ऑफ द अबव। हमको पता है कि ये सारी की सारी अवस्थाएं जो हैं कंडेंसेशन की हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देन फिफ्थ क्वेश्चन, विजिबिलिटी इन स्मॉग। हमने देखा कि स्मॉग की प्रक्रिया हमने अभी अभी डिस्कस की है, जिसमें क्या होता है कि फॉग और स्मोक जो है आपस में मिल जाते हैं। तो विजिबिलिटी स्मॉग में कितनी होती है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में, लगभग 10 मीटर तक, या नन ऑफ द अबव। तो इसकी विजिबिलिटी क्या होती है? सबसे कम होती है, जो कि 10 मीटर इसका सही आंसर है। अब कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपने अपने आप से करने हैं। डिफाइन ह्यूमिडिटी, देन एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इन डिटेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।